Assalamu alaikum students, hope you all fine. आज से पहले हमने एडजस्टमेंट्स कंक्लूड की हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर फाइनल अकाउंट्स. सो आज हम फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे. एडजस्टमेंट्स जैसा कि हमने सीखी, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, देन डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, capital expenditures, revenue expenditures. So with understanding of all those adjustments, we are able to attempt any sole trader's final accounts question. And here there will be exam level questions. यहाँ पे हम adjustments को भी साथ workout करेंगे and then we will prepare final accounts. So here is a simple format जो आपको पहले भी पता है. This is income statement. First of all, sales less cost of sales. तो सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न्स हो तो वो माइनस भी कर सकते हैं. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हो जाती हैं. कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस ऐड कर दें, परचेज रिटर्न्स माइनस कर दें, कैरेज इनवर्ड ऐड होते हैं, और स्टॉक टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़. अगर स्टॉक में से कुछ ओनर ले लें तो वो परचेजेस में से लेस होना चाहिए. देन क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है. एंड बाय कंबाइनिंग ऑल दीज वैल्यूज we will get the value of cost of sales. सेल्स में से अगर cost of sales लेस करें, the result will be gross profit. gross profit के बाद further अब देखते हैं कि हमने क्या करना होता है. if there is a decrease in provision for doubtful debts, उसने ऐड होना, डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड होते हैं, एंड देन अदर एक्सपेंसेस ने लेस होना है. अदर एक्सपेंसेस में डिफरेंट एक्सपेंसेस कैन बी देयर, जैसे डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स, बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यूटिलिटी बिल्स, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज एटसेट्रा. सो क्वेश्चन टू क्वेश्चन दीज एक्सपेंसेस विल बी चेंज्ड. और जब हम अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, द फाइनल रिजल्ट विल बी नेट प्रॉफिट. अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट नज़र आ रही है, बैड डेट्स नज़र आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है, और डिफरेंट अदर एक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी देयर. हमने सीखा था कि अगर कोई एक्रूड एक्सपेंस होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे. जैसा कि रेंट एक्सपेंस को अगर देखें तो जो अमाउंट तो पेड है दैट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, और अगर कोई पेएबल रेंट होगा, एक्रूड रेंट होगा, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया जाएगा. तो पेड अमाउंट में हम उसको ऐड कर देंगे. इसी तरह से अगर कोई रेंट प्री पेड है, वी हैव पेड इन एडवांस, तो एडवांस पेड अमाउंट विल बी एक्सप्लेन्ड इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो वहाँ से हम देखेंगे, और जो प्री पेड एक्सपेंस होगा उसको हम लेस कर दिया करेंगे इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू फाइनल करने से पहले. इस तरह से हमने एडजस्टमेंट्स को साथ साथ लेके चलना है टू अटेम्प्ट इनकम स्टेटमेंट इन सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन. इसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. वी नो वेरी वेल कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नॉन करंट एसेट्स आते हैं. नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके आ जाती है नेट बुक वैल्यू. अब जाहिर सी बात है कि जब हमें डाटा दिया होगा, डेप्रिसिएशन के रेट दिए होंगे, तो ये डेप्रिसिएशन एटसेट्रा हमने पहले कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे. देन करंट एसेट्स हैं. करंट एसेट्स में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, वी नो वेरी वेल, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, देन रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसने लेस होना, एंड देयर विल बी द फाइनल डेटर्स.
इसको नेट रिसीवेबल्स या नेट डेटर्स भी बोलते हैं. देन प्रीपेड एक्सपेंसेस. Prepaid expenses are basically current assets, then cash in hand, cash at bank. So in this way, current assets will be totaled, and then non-current assets and current assets को जब हम ऐड कर लेते हैं तो बन जाते हैं total assets. All the assets at the year end date. Statement of financial position अभी आगे कंटिन्यू हो रही है. उसके बाद हम लेंगे कैपिटल. कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाना है, ड्राइंग्स लेस हो जानी है, तो कैपिटल की वैल्यू फाइनल हो जाएगी. देन नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी. उसके बाद करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में आप देखें कि एक्रूड एक्सपेंस, एनी पेएबल एक्सपेंस विल बी अ करंट लाइबिलिटी, तो वो हम करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग में लिखेंगे. बेसिकली हमने यहाँ पे कंक्लूड क्या करना होता है थ्रू आउट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. वो एंड पे एक आपको लिंक दिया गया, दैट इज टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. बहुत इनिशियल लेवल पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन, वेयर वी डिस्कस कि जी बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए हमने इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है. ज़रा डिटेल से हमने सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज इन डिटेल लिखनी होती हैं. सो दीज आर द फॉर्मेट्स. इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे. सो ये क्वेश्चंस और इसकी मार्किंग स्कीम आपको शेयर कर दी जाएगी. Here are three questions. यहाँ पे हमें दिए गए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं. Now we are going to attempt question number 2. Christie, a sole trader, prepared the following trial balance at 30th April 2011. So trial balance is given to us and the year end date is 30th April 2011. If this is the year end date, आप 12 months back चले जाएं तो ईयर का स्टार्ट क्या होगा, दैट विल बी 1st May 2010. 1st May 2010, that was start of the year. तो अब देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में वी आर गिवन क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 अप्रैल 2011 को सिंपली 4200 दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वैल्यू गिवन होगी ये ऑलमोस्ट मिड में इन्वेंट्री की वैल्यू आपको दी हुई है. यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ नॉर्मली डेट लिखी होती है, यहाँ पे अगर नहीं है फिर भी ये अंडरस्टूड है कि जो 3600 की वैल्यू है इन्वेंट्री की, दैट इज बेसिकली ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होता, और क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉर्मली एट वेरी स्टार्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इन्वेंट्री की ऐसा कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है. नंबर 2 में कह रहे हैं इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर $1200. दिस आइटम हैज नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन इक्विपमेंट अकाउंट. इसका मतलब क्या है कि हमने इक्विपमेंट परचेज किया है लेकिन उसको बाई मिस्टेक जनरल एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया गया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल एंट्री की तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यूज़ को ठीक करेंगे कि इक्विपमेंट में हम 1200 ऐड कर देंगे और जनरल एक्सपेंसेस में से 1200 माइनस कर देंगे. फिर से देख लें, क्योंकि बाई मिस्टेक परचेज ऑफ इक्विपमेंट को एक्सपेंसेस में लिख दिया गया,
तो जनरल एक्सपेंसेस जो कि 1200 से ओवरस्टेटेड है, जब हम इनकम स्टेटमेंट में जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे तो उसमें से 1200 माइनस कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम इक्विपमेंट लिखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, 1200 ऐड करना है। जो भी वैल्यू हमें ऊपर दिया हुआ है, जैसे इक्विपमेंट हमें दिए हुए हैं 48,000, तो उसमें 1200 के इक्विपमेंट ऐड होने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं। A check for $800 received from a credit customer has not yet been entered in accounts. It means what? कि हमें $800 रिसीव हो गए फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन उसको अभी हमने बुक्स में लिखा नहीं। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स को सोचें कि जब हमें किसी कस्टमर से रिसीविंग होती है तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर 3 को हम ऐसे ही वर्कआउट करेंगे, एंड दिस इज फॉर बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने जो बैंक बैलेंस लिखना है उसमें 800 पहले ऐड कर देंगे, और जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, जितने भी रिसीवेबल्स हैं उसमें से 800 लेस हो जाना है। नंबर 4 पे आ जाए। यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज गिवन है, जैसे कि लोन इंटरेस्ट ओइंग, इट मींस पेएबल। लोन इंटरेस्ट है कितना, अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो ये देखें लोन है जी बेसिकली 15,000 का। 15,000 का आप 10% लें तो बनता है 1500। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है जी 1500। उस 1500 में से 1250 की अमाउंट ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इसका मतलब है कि 1250 पेड है, और नीचे नंबर 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली 250 का इंटरेस्ट अभी पेएबल है। तो हम क्या करेंगे, जब इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे तो 1250 में 250 ऐड कर देंगे, तो टोटल एक्सपेंस हो गया 1500, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो ये जो 250 का इंटरेस्ट पेएबल है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में इसको हमने लिखना है। इसके बाद देखें नंबर 4 में सेकंड वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी ओइंग, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। इलेक्ट्रिसिटी का हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना एक्सपेंस गिवन है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू हमें गिवन है जी 2000 की। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है दैट इज 2000। अब 2000 में ये जो पेएबल अमाउंट है 380 ये ऐड हो जानी है। कैसे, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि कोई भी जो एक्रूड एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में पेड एक्सपेंस में ऐड करके फिर हम टोटल एक्सपेंस लिखेंगे। तो 2000 में 380 ऐड हो जाएगा, और उसके साथ साथ जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है दैट विल बी अ करंट लायबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल के नाम से। नंबर 4 में थर्ड वैल्यू है इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड वी नो वेरी वेल कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसने एक्सपेंस में से लेस होना होता है। अब इंश्योरेंस की क्या वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस हमें नजर आ रहा है 3300। तो 3300 की अमाउंट में से जब हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो 460 लेस करवा देंगे। हमने एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में सीखा कि जो प्री पेड एक्सपेंस है उसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में से लेस करवा देते हैं, यानी प्री पेड और एडवांस पेड एक्सपेंस। और ये जो प्री पेड एक्सपेंस है दैट विल बी अ करंट एसेट, ट्रीटेड एज अ करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद नंबर 5 में आ जाए। नंबर 5 के अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द ईयर Christy had withdrawn for her personal use goods costing $1800. This has not yet been recorded in the accounts. इसका मतलब ये है कि ओनर ने स्टॉक में से कुछ लिया है फॉर पर्सनल यूज। अब आप देखें स्टॉक में से अगर ओनर कुछ लेता है 1800 के, उसने स्टॉक में से गुड्स ली हैं, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रीट करेंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट देखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक टेकन बाय द ओनर ये लेस होता है। लेस होने की क्या वजह, क्योंकि जो हमने स्टॉक परचेज किया हुआ है ऑब्वियसली जब ओनर उसमें से कुछ लेगा तो वो डिक्रीज करेगा, सो परचेजेस में से हम इसको लेस करवा देंगे। और उसके साथ साथ जब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ड्राइंग्स हमें नजर आ रही हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस दैट इज 6000। तो 6000 की ड्राइंग्स वो ऑलरेडी कर चुका है, 1800 की हमें पता चली अभी नंबर 5 के अकॉर्डिंगली, तो 600 में 1800 की ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी।
और 7800 की टोटल ड्राइंग्स विल बी शोन ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि कैपिटल में से लेस हो जाती हैं। नंबर 6 में देखें, कमीशन रिसीवेबल है जी 150 वाज ओइंग टू KC। इट मींस कि जो हमारी कमीशन इनकम है वो उसमें से 150 अभी स्टिल रिसीवेबल है। अब हमें पता है कि कमीशन इनकम को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करवाना है। तो ये देखें, आपको कमीशन रिसीव्ड नजर आ रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, दैट इज 730 की इनकम वो है जो हमें रिसीव हो चुकी है और ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है। तो इस 730 में हम क्या करेंगे, 150 ऐड करवा देंगे और फिर हम कमीशन इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करवाएंगे। तो 730 प्लस 150, उसके साथ साथ ये जो 150 की कमीशन रिसीवेबल है दैट इज अ करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपने देखा कि कोई भी जो एडजस्टमेंट है उसको हम इनकम स्टेटमेंट में भी अपडेट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी। नंबर 7 में देखें, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफिक डेट ऑफ 200 प्लस 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स। कि स्पेसिफिक डेट आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के टॉपिक में बताया गया था कि जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर से हमारी डाउटफुल अमाउंट होती है, कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर से जो हमने पैसे लेने हैं अगर वो डाउटफुल हो जाएं तो इसको स्पेसिफिक प्रोविजन कहा जाता है, स्पेसिफिक प्रोविजन। और उसके बाद जो हम टोटल डेटर्स के ऊपर परसेंटेज लेते हैं, 2%, 3%, 5%, वट, तो टोटल डेटर्स के ऊपर जो हम एक परसेंटेज लेते हैं दैट इज बेसिकली जनरल प्रोविजन। तो यहाँ पे पहले तो हम 200 की प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके रिसीवेबल्स कितने हैं। तो हमारे रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं जी 6200 के, 6200 के। तो आप क्या करें, 6200 में से एक तो आप लेस करवा दें 800। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 800 के रिसीवेबल्स रिसीव हो चुके थे लेकिन अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो पहले तो वो 800 लेस हो गया। उसमें से मजीद लेस करवा दे 200 जो कि स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो जो रिमेनिंग रिसीवेबल्स हैं वो बच जाते हैं 5200 के। फिर से देख लें, 6200 के हमारे जो रिसीवेबल्स हैं हमने इसके ऊपर एक परसेंटेज लेनी है फॉर जनरल प्रोविजन, लेकिन 6200 में पहले कुछ एडजस्टमेंट है। और वो क्या है कि 6200 में से पहले आप माइनस करें 800 जो कि नंबर 3 के अकॉर्डिंगली एक रिसीवेबल है जो कि हमें रिसीव हो गया था लेकिन अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो 6200 माइनस 800, उसके बाद मजीद आप लेस करवा दें 200 अकॉर्डिंग टू नंबर 7, क्योंकि 200 की एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। इस तरह से जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, रिमेनिंग डेटर जिसके ऊपर मैंने 2% लेना है दैट इज बेसिकली 5200। तो 5200 का आप 2% लें, ये बन जाता है 104। तो 104 जो कि जनरल प्रोविजन है, उससे पहले 200 विच इज स्पेसिफिक प्रोविजन। तो स्पेसिफिक प्रोविजन प्लस जनरल प्रोविजन दैट विल बी द टोटल प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस एट द ईयर एंड डेट। तो 104 में आप 200 ऐड कर दें, इस तरह से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है 304। आप जरा ट्रायल बैलेंस में देखें, ये एंड पे फिफ्थ लास्ट वैल्यू हमें नजर आ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 520। इट मींस कि प्रोविजन का जो ऑलरेडी बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में दिस इज ओपनिंग बैलेंस 520, क्लोजिंग बैलेंस जो आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज 304। तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, और कितने का फर्क है, 216 से प्रोविजन डिक्रीज हो गई। और जो प्रोविजन डिक्रीज हो गई वी नो वेरी वेल कि डिक्रीज इन प्रोविजन की अमाउंट जो है 216 दैट विल बी एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। डिक्रीज इन प्रोविजन $216 की अमाउंट जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। और जब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो वहां पे जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 304, उसने लेस हो जाना है। तो वहां पे रिसीवेबल्स आप याद रखें कि रिसीवेबल्स 6200 माइनस 800 के जो कि रिसीव हो गए थे वो माइनस करके फिर हम रिसीवेबल्स वहां पे लिखेंगे, और उसमें से जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड।
सो दिस वाज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नंबर 8 में आ जाएं। नंबर 8 में हमें बताया गया कि जो हमारा लोन है, ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि देयर वाज अ लोन 15,000, one half of the 10% loan is repayable during the year ending 30th April 2012 and the balance is repayable after that date। देखें आज हम किस डेट पे वर्किंग कर रहे हैं, वी आर वर्किंग एट 30th अप्रैल 2011। और अगर एक अमाउंट नेक्स्ट 1 ईयर, अपकमिंग 1 ईयर के अंदर अंदर पे हो जानी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि 15,000 के दो हिस्से कर देंगे, उसमें से 7,500 करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा और बाकी का 7,500 हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। इस चीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस वैसे ही है जैसे हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। 15,000 का 10% दैट इज 1,500। नंबर 8 जो है, इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है कि एक 15,000 का लोन है, उसके दो हिस्से कर लिए जाएं। हाफ 7,500 इज अ करंट लायबिलिटी और रिमेनिंग हाफ दैट इज 7,500 वो हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। नंबर 9 में हमें डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं, जैसा कि इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है जी 10% ऑन कॉस्ट। और ये क्या कह रहे हैं, a full year's depreciation is provided on all equipment held at 30th April 2011 regardless of the date of purchase। It means कि जिस साल में हम कोई एसेट बाय करते हैं उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद है जी मोटर व्हीकल्स 25% by the reducing balance method। There were no additions or disposals during the year। बहुत ध्यान से देखें, आपने रेट्स याद रखने हैं। 10% ऑन कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विपमेंट की बात की थी कि इक्विपमेंट 48,000 का हमें नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, उसमें 1,200 पहले ऐड कर लें। 1,200 कौन सा ऐड कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम नंबर 2 कि जो बाय मिस्टेक हमने इक्विपमेंट खरीदा था लेकिन उसको जनरल एक्सपेंसेस में लिख दिया था। तो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पहले मैंने क्या करना है, 48,000 प्लस 1,200 49,200, इसका आप 10% लें तो ये बन जाता है 4,920। 4,920 की जो डेप्रिसिएशन है दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस फॉर दिस ईयर। वी आर वर्किंग फॉर 2010 to 11। तो 4,920 के का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो होगा इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह से जब हम मोटर व्हीकल्स पे आते हैं तो मोटर व्हीकल्स का रेट है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एंड वी नो वेरी वेल के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है। 25% हम लेंगे ऑन द नेट बुक वैल्यू। और नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, दैट इज 36,000 माइनस 10800। देख लें, मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट है 36,000, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 10800। तो माइनस करके जो नेट बुक वैल्यू आती है 25,200, इसका आप ले लेंगे 25% दैट इज 6,300। फिर से देख लें, मोटर व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 25% ऑन नेट बुक वैल्यू मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, कॉस्ट विच इज 36,000, उसमें से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट बुक वैल्यू विल बी 25,200, उसका आप 25% ले लें। एंड द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर 2010 to 11 दैट इज 6,300। तो 6,300 की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आएगी एज एन एक्सपेंस। और साथ ही साथ ये जो अभी हमने डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट की, जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो इक्विपमेंट के लिए क्या होगा, जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है 14,400, उसमें 4,920 की डेप्रिसिएशन ऐड होगी और टोटल डेप्रिसिएशन शो होनी है ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड दैट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू गेट नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू एट दिस ईयर एंड द ईयर एंडेड डेट इज 30th अप्रैल 2011। इसी तरह से अभी हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है फॉर मोटर व्हीकल 6,300, तो 6,300 इज एडेड विद 10800 मींस के जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है उसमें करंट ईयर की ऐड हो गई और ऐड करके हम फिर उस वैल्यू को लेस करवाएंगे फ्रॉम कॉस्ट विच इज 36,000। 36,000 माइनस अपडेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनेगी, 10800 प्लस 6,300 विच इज द करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। और इस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट बुक वैल्यू पे नॉन करंट एसेट्स को शो करना है।
सो आप देख लें, ए पार्ट में हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बी पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी एक दफ़ा ज़रा मार्किंग स्कीम देख लें, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे फॉलो करवानी है। तो ये देख लें जी, सबसे पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस हो रही हैं। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देयर इज ओपनिंग स्टॉक। ये जो परचेजेस हैं, परचेजेस में आप देख सकते हैं कि परचेज रिटर्न्स की वैल्यू माइनस हो गई और साथ ही साथ जो स्टॉक टेकन बाय द ओनर है वो एक ही लाइन में माइनस करके लिख दिया गया और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल इज 51100। अब अगर कोई कैंडिडेट क्या करे कि परचेजेस के बाद अलग से लाइन आइटम लिखे परचेज रिटर्न्स लेस और फिर एक लाइन आइटम लिखे लेस गुड्स टेकन बाय द ओनर, तो वो भी ठीक है। अगर आपको समझ है तो आप इस तरह से ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 52100। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कुछ अदर इनकम्स ऐड हो रही हैं, जैसा कि डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड ऐड हो रही है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमने एडजस्टमेंट्स में डिस्कस किया कि 216 ऐड हो जाना है। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन, ये एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस हो रही है। सो इस तरह से नेट प्रॉफिट है जी 6456। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग उन्होंने नीचे दी हुई है कि कैसे यहाँ पे डिक्रीज आया था 216 का। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यू कैन सी इक्विपमेंट की ये नेट बुक वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके इन्होंने लिख दिया। हम अगर चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग कर सकते हैं। कॉस्ट विच इज 49200 उसमें से माइनस कर दें टोटल डेप्रिसिएशन और ये बन गई नेट बुक वैल्यू। इसी तरह से मोटर व्हीकल्स के भी हम वर्किंग कर सकते हैं। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आ गया, रिसीवेबल्स। अब ये जो रिसीवेबल्स हैं ये इस वक्त डायरेक्ट लिख दिए गए आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वर्किंग भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में टोटल डेटर्स लिखें, उसमें से फिर आप 304 की जो प्रोविजन आई थी उसको लेस करें, देन यू कैन पुट हेयर 5096। इसी तरह से जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो करंट एसेट है, जो कमीशन रिसीवेबल है वो करंट एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा करंट एसेट है। तो इस तरह से टोटल एसेट्स हम कर लेंगे, ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स इन दोनों को टोटल करके आ जाएगा टोटल एसेट्स। ऑन द सेकंड साइड यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी गई सारी की सारी, जैसे लोन पेएबल है, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है और ये लोन 7500। इसी तरह से जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है 7500, ठीक है। देन कैपिटल में जो कैपिटल हमें ट्रायल बैलेंस से मिला था वो उसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो गया और ड्राइंग्स लेस करके। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो वही था जो आपको ड्यूरिंग लेक्चर स्लाइड्स में बताया गया कि एक साइड पे हमने एसेट्स को टोटल करना है और दूसरी साइड पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सो टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ पे इस वक्त जो मार्किंग स्कीम में वर्किंग की गई है ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है क्योंकि ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हमने जो न्यू पैटर्न है उसी को फॉलो करना है, दैट इज टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सो दिस इज द क्वेश्चन इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स, कि कैसे हमने एडजस्टमेंट्स को लेके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समझते हुए खुद से करेंगे और नंबर 2 करने के बाद आप रिमेनिंग जो नंबर 1 और नंबर 3 है उसको अटेम्प्ट करें। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।